इसरो ने सक्सेसफुली अपना एक और मिशन लॉन्च कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पर आरोप लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा कि भाई जो बजट बनाने में जो ऑफिसर्स थे उनमें से एक भी एससी और एसटी नहीं था। इट शोज दैट लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन द ब्यूरोक्रेसी। सिक्किम में हमें एक और नई वैरायटी मिली है ऑर्चिड्स की, वो भी देखेंगे। जो अपना अरावली रेंज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है और जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर स्पेशल एक आर्टिकल आया है। और एक अच्छा आर्टिकल भी आया है कि कैसे हम सोशल जस्टिस एंश्योर करें रिजर्वेशन के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। और आज लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हैं एमसीक्यू। इस पूरे न्यूज़पेपर से ही बनाए गए हैं 10 के 10। पहले मैं 5 देता था, बच्चों की डिमांड थी कि सर 10 प्रैक्टिस करें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में G20 भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। स्वागत करता हूं सबका यूपीएससी समाचार में। जो पहली बार आए उनके लिए बता दूं कि एकेडमी डेली आपको यूपी समाचार प्रोवाइड करा रही है फ्री में पिछले 3 महीने से। और पिछले 3 साल में 108 सिलेक्शन रहे हैं एकेडमी की तरफ से। इस साल भी 51 सिलेक्शन रहे, इंक्लूडिंग डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार और ऑल द अदर पोस्ट। पिछले साल जो रैंक 1 थे अनिल कुमार, वो एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे, चरखी दादरी में ही रह के तैयारी कर रहे थे। और जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। 22 अगस्त से पहली क्लास होगी अर्जुना और अभिमन्यु बैच की, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। आज का हमें देख लेते हैं इंडेक्स। अभी रिसेंट में नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, तो फैक्चुअल नॉलेज है किस मूवी को मिला, किस एक्टर को मिला, थोड़ा नजर डाल लेना चाहिए। स्टेट पीसेस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इलीगल माइनिंग, एंक्रोचमेंट, डिफोरेस्टेशन, अरावली को ये थ्रेट है, बिकॉज अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। और वहां पर इलीगल माइनिंग और उससे हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे इसको रोक सकते हैं। इसरो का जो SSLV-D3 मिशन था वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है और इसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को ऑर्बिट में छोड़ दिया है। तो हम समझेंगे कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है, जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट, ये सब हम समझेंगे टेक्निकल टर्म्स। सेंटर अनवेल्स न्यू सिस्टम टू स्टडी वेदर क्रॉप पैटर्न्स। तो अभी अभी एक नया सिस्टम लेके आए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम कैसे सोइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, जो वेदर्स आने वाले हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, और कैसे हम बेहतर से बेहतर एग्रीकल्चर को एक एफिशिएंट बिजनेस बनाएं, उसके बारे में है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। गेस्ट्रोडिया इंडिका, ये एक नई वैरायटी है ऑर्चिड्स की जो कि सिक्किम में हमको मिला है। एक ऐसा ऑर्चिड है जो अपने से फूल नहीं खोलता है पोलिनेशन के लिए, थोड़ा यूनिक है, तो इसके बारे में जानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर सिर्फ नाम देके पूछ लेते हैं कि कहाँ मिला है, किस चीज की वैरायटी है। और सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर करें ब्यूरोक्रेसी में, ये एक अच्छा आर्टिकल आया कि रिजर्वेशन जो हम देते हैं उसको प्रमोशन में दें ना दें, क्योंकि रिजर्वेशन को ये माना गया था कि इससे जो बैकवर्ड कास्ट है उसका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा ऑन ग्राउंड। तो इसके लिए क्या हम बेहतर हो सकता है, और लास्ट में G20 है। चलो, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की घोषित किए गए। इसमें इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, टेक्निकल एक्सीलेंस, क्रिएटिव अचीवमेंट, डाइवर्सिटी, रिचनेस, ये सब दिखाए गए। ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, ताकि हमारे जो सिनेमा है उसका जो क्रिएटिविटी है, जो सोशल मैसेज आता है, वो इंप्रूव हो पाए। बिकॉज आप देखोगे कि मूवीज का, सिनेमा का, थिएटर्स का, सॉन्ग्स का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। हम जो देखते हैं बचपन से वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए अच्छी मूवीज का, तो उससे क्या होता है कि जैसे टॉयलेट टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, इस तरह की जब मूवी आती है तो जेंडर सेंसिटाइज करना आसान होता है, क्योंकि मूवीज घर घर में पहुंचती हैं। तो लोगों को डायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है, मूवी के थ्रू आप इनडायरेक्टली मैसेज दे सकते हो। तो यहां पर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया अत्तम को। बेस्ट एक्टर फॉर कंतारा ऋषभ शेट्टी। ठीक है, तो ये नाम है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक हरियाणा का था फौजा, फौजा मूवी थी हरियाणवी। इसको इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था पवन राज मल्होत्रा को। ठीक है, ये पवन राज मल्होत्रा वही है जो आपने मूवी देखी हो भाग मिल्खा भाग में, उसका जो कोच होता है वही है। ठीक है, ब्रह्मशास्त्रा ब्रह्मस्त्रा पार्ट 1 को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को मिला गया। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, अयना को नॉन फीचर। तो ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मुझे एक अच्छी फिल्म लगी थी कच्छ। कच्छ के बारे में थी एक मूवी, वो आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करने वाला था कि वो आपको जरूर देखना चाहिए। कच्छ एक्सप्रेस करके एक मूवी थी। ठीक है, ये नहीं, कच्छ एक्सप्रेस, वैसे गुजराती में हिंदी में भी है, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है,
जेंडर के बारे में ही है। चलो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर, ये आप याद रखना, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन को इंडियन सिनेमा है। जैसे हमारा राजीव गांधी खेल रत्न मिलता है ना स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अवार्ड, तो ऐसे ही यहाँ पर भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो एनकरेज करें हम एस्थेटिक्स को, एक्सीलेंस को। चलो, भारत रत्न के बारे में 2021 में क्वेश्चन आया, भारत रत्न और पद्म अवार्ड के बारे में। भारत रत्न और पद्म अवार्ड टाइटल आर्टिकल 18(1) के तहत आते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये टाइटल अलाउड हैं आपको, आप ये टाइटल ले सकते हो, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल 18 है उसमें टाइटल्स को बैन किया गया है। पद्मा अवार्ड है, दे वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, सस्पेंडेड ओनली वंस। ठीक है, ये बात भी सही है। और भारत रत्न अवार्ड जो है मैक्सिमम 5 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में, ये बात भी बिल्कुल सही है। आल तो इस साल ये लिमिट तोड़ी गई थी, 5 की जगह आई थिंक ज्यादा को दिया गया था। ठीक है, 6 या 7 को, तो एक 2 बार ये लिमिट ऑलरेडी टूट चुकी है, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि 5 तक अलाउड होता है। अरावली रेंज जो है इसमें बहुत सारे थ्रेट आ रहे हैं। अरावली रेंज आपको पता होना चाहिए कि 80% तो गुजरात राजस्थान में है, हरियाणा में स्टार्ट होती है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ नारनौल, दादरी दादरी में भी है, दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, अब तो काफी इरोड हो चुके हैं, पहले बहुत हाई होते थे। ओल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालय को हम यंग माउंटेन्स बोलते हैं। इसके अलावा इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, वो है अपना माउंट आबू में, वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें इलीगल माइनिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। जो एनिमल यहाँ पहाड़ों में रहते थे उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को थ्रेट भी है। ठीक है, जो वाटर बॉडीज हुआ करती थी, अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इन पहाड़ों के आसपास, तो यहाँ पर हैबिटेशन वगैरह बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि रिसोर्सिस का एक्सप्लोटेशन ज्यादा हो रहा है। वाटर बॉडीज थी बहुत सारी, वो सूख गई हैं, काट काट के हमने वहां घर बना लिए हैं, या जो पहाड़ है उनको तोड़ तोड़ के हमने घर बिल्डिंग बना रहे हैं। दादरी के आसपास एक पहाड़ था, वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, मतलब इतना बड़ा पहाड़ हुआ करता था, उसको जमीन के नीचे ले गए, ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जा चुके हैं तोड़ तोड़ के। तो ये सब है, तो इसमें हम अर्जेंट बेसिस पर हम ये सजेस्ट कर रहा है आर्टिकल लिखने वाला कि हम इसके ऊपर एक सस्टेनेबल मेजर लें और लिडार बेस्ड ड्रोन है उससे हम सर्वे करवाएं। लिडार से क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ कहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, तो हम ऊपर से सर्वे करके बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, ताकि हमें एक डेटा रहेगा। ठीक है, आर्टिकल लिखने वाला ये भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दो, ताकि इसको प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने में वो अपना काम करता रहे। ठीक है, गवर्नमेंट के बस के बाहर हो चुका है। अरावली के बारे में एकदम बेसिक बेसिक फैक्ट आप देख लो कि 692 किलोमीटर इसकी स्पैन है, 10 से 120 किलोमीटर चौड़ी है कई कई जगह पे, और करीबन 500 हिल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, थार डेजर्ट और गैंगेटिक प्लेन के बीच में एक तरह का इकोटोन जोन ये बनता है। 80% अरावली का राजस्थान में है। इसमें इसके डिस्ट्रक्शन होने के या इसमें जो डिग्रेडेशन है उसका कारण क्या है, एक तो ह्यूमन हैबिटेशन कि भाई 1975 में 4% से बढ़ के 13.5% हो गया, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। तो अगर ह्यूमन हैबिटेशन आएगा तो वो वहां रिसोर्सेज भी यूज करेगा, और जब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हारना वाइल्ड लाइफ को ही पड़ता है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ इज अनेबल टू प्रोटेक्ट इन फ्रंट ऑफ ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस के पास मशीन्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है, फायर गन्स हैं, तो उस हिसाब से बहुत वाइल्ड लाइफ को खतरे में आ रखी है। चलो भाई, इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी है यहाँ बहुत सारी बढ़ गई है, खासकर राजस्थान में कार्बन इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है, कार्बन सिक्वेशन कम होता जा रहा है। तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो लिडार टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लिडार इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हम अरावली रेंज के सरफेस को 3D में देख सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमें पता लग जाए कहाँ कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है, और वो अथॉरिटीज को हेल्प करेगा उस चीज को रोकने में। ठीक है, एक अलग से अगर हम अथॉरिटी बना देते हैं इंडिपेंडेंट, तो वो उसको रोकने के लिए डेडिकेटेड एफर्ट होंगे, बिकॉज क्या होता है कि रेगुलर प्रोसेस में वो चीज आ नहीं पाती, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है, तो उसका काम वही होगा, तो वो बेहतर कर पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट किए भी हैं, पहले भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किए थे, 1992 में भी किया, 2004 में भी किया, लेकिन अब हमारे पास इमरजेंसी एकदम अर्जेंट मेजर्स क्या हैं। एक तो भाई लोकल कम्युनिटी को एंगेज कर लो कंजर्वेशन में, उनको ही पता है बेहतर कि जो सालों से वहां रह रहे हैं उनके बाप दादाओं ने उस प्रैक्टिस अपनाई होंगी। दूसरा, एक डेडिकेटेड अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दो, और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बायोडाइवर्सिटी काम जो करता रहे, कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती रहे। तो अच्छा आर्टिकल था, पता होना चाहिए। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है EOS-08 सैटेलाइट को, एनवायरमेंट सॉरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अर्थ को ऑब्जर्व करता रहे ऊपर से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह, या वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, या कम्युनिकेशन हो गया, इस तरह से ये काम आती हैं।
तो इसके अंदर इस बार जो गया है हमारा, उसके अंदर ना एक तो पेलोड और टेक्नोलॉजी अगर देखें तो काफी एडवांस गया है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी सैटेलाइट 700-800 किलोमीटर की रेंज में रहती है ना, उनका मेन काम क्या होता है कि भाई वो कम्युनिकेशन करें। मेनली तो अर्थ ऑब्जर्वेशन का होता है, ठीक है, जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या वेदर फोरकास्टिंग हो गया, या मैपिंग हो गया, या इस तरह की चीजें, वाइल्ड लाइफ कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ डेटा कलेक्ट करना है, मेन काम उनका ये रहता है, ठीक है। तो ये इस बार SSLV के थ्रू गया है, और इसरो चाहता है कि हम एक नया जो स्पेस स्टेशन बना, लॉन्चिंग पैड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वहां से कॉमर्शियल और जो स्मॉल स्मॉल पेलोड्स हैं वो वहां से जाएं। जो हमारा ऑलरेडी श्री हरिकोटा है, वहां से सिर्फ जो हमारी, मतलब ये समझो कि क्रिटिकल चीजें हैं वो वहां से लॉन्च हों, और जो कमर्शियल पेलोड्स हैं वो वहां से लॉन्च होते हैं दूसरे से, ठीक है। तो भाई इसमें अगर हम जो जानने वाली चीज है, वो आपको बताता हूं। एक तो ये है, ये नाम याद रखना, कुलशेखरपतिनम, ये सेकंड लॉन्चिंग पैड है, तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट है तुतकुंडी, वहां पर बन रहा है। तो इसको हम यूज करेंगे किसके लिए? कॉमर्शियल के लिए, ऑन डिमांड और स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए। बिकॉज इसरो क्या करता है कि बाहर देशों से भी हम ऑर्डर लेते हैं, जैसे अमेरिका है या फ्रांस है, या आस हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर देते हैं कम पैसे में, बिकॉज हम इंडिया इस मामले में काफी इकोनॉमिकल है। इंटरस्टेलर मूवी जो उन्होंने बनाई थी अमेरिका में, उससे कम बजट में हमने मार्स मिशन भेज दिया था। तो आप इमेजिन करो कि उनकी मूवी से भी सस्ता हमारा मार्स मिशन था, तो कितना मतलब इकोनॉमिकल है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है, जो 700-800 किलोमीटर रहती है, इसका मेन काम क्या है? अर्थ को ऑब्जर्व करना, कि भाई डेटा डेटा अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर, ओशियन, डिजास्टर मैनेजमेंट, या वेदर फोरकास्टिंग, एनवायरमेंट, ये सारे काम रखते हैं। अब दो टर्म आए आपके साथ, एक तो होगा पोलर ऑर्बिट, एक होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिट क्या होती है? पोल से पोल वो घूमती है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी क्या होती है? जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब स्टेबल। तो एक ऐसी सैटेलाइट जो हमेशा स्टेबल दिखाई देती है, वो अर्थ के साथ साथ घूमती है इक्वेटर पे ही, तो ऐसा लगता है कि वो स्टेबल है, ठीक है। इसकी हाइट होती है करीबन 36,000 किलोमीटर, तो वहां से वो स्टेशनरी दिखती है। तो जियो स्टेशनरी जो होती है वो इक्वेटर की अलाइन होती है और 36,000 किलोमीटर पे होती है। इसको हम अदर नेम अगर कहें तो जियो सिंक्रोनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। all geostationaries are geosynchronous but all geosynchronous are not geostationary, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें इसमें बाकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैंने बताई दी आपको। 2018 में क्वेश्चन आया इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, PSLV GSLV। इन्होंने पहले बोला कि PSLV जो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये यूजफुल है किसके लिए? अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग। एंड GSLV मेनली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है? जहां से हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो 36,000 किलोमीटर पे होती हैं। कम्युनिकेशन करना वहां से आसान होता है, बिकॉज आयनोस्फेयर होता है, तो वहां से आयन्स रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाते हैं। तो मेनली जो GSLV है वो कम्युनिकेशन के लिए होती है, बिकॉज GSLV जो है वो ऊपर भेजने में मदद करती है 36,000 किलोमीटर पे, ठीक है। पहला ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स, ठीक है। नहीं भाई, PSLV 36,000 किलोमीटर पे नहीं भेजता है, वो लार्जली वहां GSLV यूज होता है, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि GSLV Mark 3 इज अ 4 स्टेज। नहीं भाई, ये 3 स्टेज होता है, बहुत सिंपल है। PSLV में 4 स्टेज होता था, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, लेकिन इसमें 3 ही स्टेज होती हैं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। ये बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट था, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब इंपॉर्टेंट किस सेंस है कि एग्रीकल्चर को लेके एक नई चीज आई है जो काफी ये समझो कि ऑप्टिमिस्टिक है कि इससे कुछ बदलाव आएगा। इसका नाम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS। तो एक जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा आपको क्रॉप की कंडीशन के बारे में, वेदर के पैटर्न के, वाटर रिसोर्स, सोयल हेल्थ। बिकॉज वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि किसान कुछ भी बोए, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी बारिश नहीं होती है, कभी तेज हवाएं आ जाती हैं, तो किसान जो है उस प्रोसेस से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। जितना वो उगाता है उसको कई बार उसको घर से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर किसान को पता होगा कि वेदर पैटर्न कैसे चेंज होने वाले हैं, या ये समझो कि कौन से मौसम में बेस्ट रहेगा, कौन सी सोयल बेस्ट है, कौन सी ऐसे बीज हैं जो ड्रोट रेजिस्टेंट है, फ्लड रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा एक नया आया है कृषि DSS। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ
एग्रीकल्चर प्लस फार्मर वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने किया है सैटेलाइट के थ्रू। 16 अगस्त 2024 को ही लॉन्च किया गया है। ये जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करना चाहता है। किस किस फैक्टर में मदद करेगा? डिजिटल क्रॉप सर्वे, प्रिसाइज यील्ड एस्टिमेशन, क्रॉप डैमेज असेसमेंट, सोइल मैपिंग, प्रोसेसिंग वेदर रिलेटेड। अब मान लो आपकी आपकी फसल खराब हो गई है, तो उसका सर्वे करने के लिए किसान को जाना पड़ता है कि मेरी फसल खराब हो गई, फिर वहां से बंदे आएंगे, वो फिर देखेंगे कितनी खराब हुई कितनी नहीं, फिर पैसे आएंगे। अगर आपके पास सैटेलाइट है, आपके पास डिजिटल सर्वे के इंतजाम, आप ऊपर से ही आप सर्वे कर लोगे और ऑटोमेटिकली कितना परसेंट डैमेज हो उसके हिसाब से डायरेक्ट वो पैसा अकाउंट में। तो कितना बढ़िया सिस्टम होने वाला है। ठीक है, इनके पास रैंडम सैंपलिंग और जो विजुअल असेसमेंट पहले होता था उसकी बजाय एक शिफ्ट आ गया नया। ठीक है, तो ये सारे काम कर सकता है जो मैंने बताया ना, ये ध्यान रखना। डिजिटल क्रॉप सर्वे, प्रिसाइज यील्ड एस्टिमेशन, क्रॉप डैमेज, सोइल मैपिंग, ये सब करने वाला है। ठीक है, सैटेलाइट की इमेज लेगा सैटेलाइट से, वेदर फोरकास्टिंग, रिजर्वर लेवल, ग्राउंड वाटर, तो इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, सबको ये यूज में आएगा। चलो भाई, और इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी काम देने वाला है। ठीक है, और ये अभी निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में बोला था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करने चाहते हैं, तो ये उससे भी अलाइन करता है। ठीक है, चलो भाई, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को लेकर 2017 में क्वेश्चन आया था कि सोयल हेल्थ कार्ड का एम क्या है। ये वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, एम पूछा है, उसका यूज नहीं पूछा है, उसका एम पूछा है। एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर द इरिगेशन, इरिगेशन के अंडर जो एरिया है उसको बढ़ाना, ये उसका एम नहीं था। दूसरा, अनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटेबल ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर ऑन द, ये भी उसका एम नहीं था। उसका मेन एम क्या था कि सोयल की हेल्थ चेक करो, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर उसमें डालो। तो ओवर यूज जो था फर्टिलाइजर का, उसको रोकने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड आए थे। ठीक है, मेन काम ये था। ये तो इसके एक्स्ट्रा मतलब लेटेंट यूज है, मेन पर्पज यही था, एम। चलो भाई, एक यूनिक ऑर्चिड स्पीसी मिली है, गैस्ट्रोडिरा इंडिका। ये कहां पर मिली है आपको? फैमबोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिक्किम। इसकी खास बात ये है, इसके जो पत्ते हैं खुलते नहीं है बाहर की तरफ, ये इसकी खास बात है। द फर्स्ट ऑर्चिड फ्रॉम इंडिया दैट नेवर ओपन्स इट्स फ्लावर्स। करीबन 2000 फीट के सी लेवल के ऊपर ये हमको मिला है, और इसका नाम पता हो बस कि ये कहाँ मिला है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी लिमिटेड पॉपुलेशन है और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत स्पेसिफिक है, तो इसको थोड़ा सा खतरा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और ये मर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन के आएगा तो देखो, ऑर्चिड प्लांट्स के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको दे दी। एक आपको ये बोलेगा कि दीज प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन पोल्यूटेड एयर। ठीक है भाई, नहीं, ऑर्चिड्स आर वेरी सेंसिटिव, वो नहीं हो पाएंगे। द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीसीज इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, ये फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है कि जो साइट्स है इसके अपेंडिक्स 1 में आता है। नहीं भाई, अपेंडिक्स 1 में नहीं आता है, 2 या 3 में से किसी में आता है। आप एक बार गूगल करके बताना कौन से में आता है, 1 में तो नहीं आता है। ठीक है, साइट्स क्या है? ये साइट्स एक कन्वेंशन है जो ट्रेड रोकती है एंडेंजर्ड स्पीसीज में। मान लो कोई कछुआ है, कोई शेर है, हाथी के दांत है, हिरण के सींग है, इन चीजों में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप इनको बेच नहीं सकते। पकड़े गए तो कई साल की जेल आपको हो सकती है। ठीक है, ये एक अच्छा आर्टिकल है, रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ने लिखा है, सोशल जस्टिस को ब्यूरोक्रेसी में कैसे इंश्योर करोगे। ये पूरा आर्टिकल कैसे स्टार्ट हुआ? 2024 का बजट बनाया गया, उसको बजट को बनाने की प्रक्रिया में करीबन 20 ऑफिसर्स थे, उनमें से एक भी एससी और एसटी नहीं था। तो ये बात श्रीमान राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई कि भाई एससी एसटी का एक भी ऑफिसर बजट को बनाने की प्रोसेस में क्यों नहीं है। इट शोज दैट लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि भाई वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? एक कारण तो ये भी है कि जो एससी एसटी के लोग हैं उनकी जो एज है सिविल सर्विस में आने की, वो 37 है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं। अब जो बंदा 35, 36 या 32 के आसपास एंटर करेगा सिविल सर्विसेज में, वो टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सीधी सी बात है, बिकॉज वो सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशंस होते हैं। जो 21-22 साल की उम्र में एंटर कर जाते हैं, 23-24 साल की उम्र में एंटर कर जाते हैं सिविल सर्विस में, वो हायर पोस्ट तक जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तक बन पाते हैं। लेकिन जो 32, 33, 35 में भर्ती हुआ है वो एंड तक नहीं पहुंच पाया, इस वजह से वो वहां पे नहीं दिख रहा है। तो अब इस आर्टिकल में ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि 37 ईयर्स की सर्विस मैंडेटरी कर दो, कि इतना सर्विस वो करेगा ही करेगा। कि भाई अगर वो 21 साल में ज्वाइन कर रहा है तो 21 + 37
अगर वो 30 साल की उम्र में ज्वाइन कर रहा है तो 30 प्लस है, उसको 37 साल की सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम 67 ईयर्स तक कर दो एज। अब दिक्कत ये आएगी कि भाई सरकारी की तो एज है 60 रिटायर होने की, तो उसके बाद उसका एनुअल हर साल उसका टेस्ट हो कि भाई वो मेंटली फिजिकली ही इज कैपेबल और नॉट टू वर्क इन द सर्विसेज। तो ये उस तरह सजेस्ट कर रहा है। अब इसमें ये भी आता है कि भाई हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ था इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। फिर दिक्कत ये भी आई कि भाई आपने एंट्री तो दे दी, फिर क्रीमी लेयर का प्रॉब्लम हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर आना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन देने की वजह से क्या हुआ कि वो जो रिजर्व कैटेगरी है वो 50% से ऊपर जाने लगी। तो इंदिरा साहनी जब केस हुआ था 1982 के आसपास, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि रिजर्वेशन दे दो, देना है तो, बट मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो 50% से इन टोटल क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक लिमिट रखी गई थी। रिजर्वेशन जो दिया गया था ओबीसी को, इसमें एक कमीशन आपको याद रखना पड़ेगा, मंडल कमीशन 1978 के आसपास को बनाया गया था। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, मंडल कमीशन को काम दिया गया था कि आप सर्वे करो और ये पता लगाओ कितनी कम्युनिटीज हैं जो बैकवर्ड आती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 52% कम्युनिटीज आर बैकवर्ड, जिनको कहा गया अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें से 52% लोग ओबीसी में आते हैं और उनके लिए 27% का कोटा डिक्लेयर किया गया। तो ओबीसी के अंदर तो क्रीमी लेयर आ गई थी कि जो लोग ओबीसी में हैं और जो जिनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया है उनको एक्सक्लूड कर दो और अगले ओबीसी को आने दो, ठीक है। लेकिन एससी एसटी में ऐसी ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है वो अभी तक नहीं आ पाया है, ठीक है। तो भी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एक भी ऑफिसर नहीं मिला वहां पर एससी एसटी का, सारे अपर कास्ट वहां जा रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो उसको बढ़ाने के लिए ही ताकि एक फिक्स टेनर बना दो और एक कमेटी बनाई जाए, ताकि तभी हमारा विकसित भारत होगा, ताकि सबको मौका मिले। ये सिविल सर्विसेज की आपको पता ही है कि जनरल की 32 साल होता है, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, एससी एसटी का 37 साल होता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी में 35 साल है, 9 अटेम्प्ट है, पीडब्ल्यूडी में 42 है। ये सारे फैक्चुअल नॉलेज हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था, मंडल कमीशन बीपी मंडल के द्वारा, और इन्होंने ये बताया था 52% बैकवर्ड क्लास है भाई, ठीक है। और उसके लिए 27% का गवर्नमेंट जॉब कोटा इन्होंने रिकमेंड किया था जो लागू हो गया था, ठीक है। चलो बाकी तो ऐसा ऐसा कुछ और है नहीं जानने लायक। अब ये एक अच्छा मेंस का एक अच्छा आपको आपके पास की पॉइंट होने चाहिए कि भाई रिजर्वेशन जरूरी क्यों है। बिकॉज हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था कुछ कम्युनिटीज के द्वारा, कास्ट के द्वारा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए बैकवर्ड सेक्शन को भी, ठीक है। एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को, और एडवांसमेंट हो, इक्वालिटी आए मेरिटोक्रेसी पे। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट वो किसको मिल रहा है। एक एक आदमी है जिसके माँ बाप दोनों ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, उसको मिल रहा है, जबकि एक ऐसा आदमी जिसके घर में कोई भी सर्विस नहीं है, वो भी दोनों ही एससी हैं, तो किसको ज्यादा, कौन ज्यादा डिजर्विंग है। तो एंड तक जो है उसको पहुंचना चाहिए। अभी रिसेंट में एक कमीशन भी बनाया गया था, रोहिणी कमीशन, जिसने क्या किया था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसीज, कि ओबीसीज के अंदर भी सब कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा में है बीसीए बीसीबी, इस तरह से। चलो भाई, जी20 क्या है। जी20 बेसिकली एक ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसमें 19 कंट्री हैं और 20वां एक है ये यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये हर साल मिलते हैं और पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली या रिलीजियस या ये समझो कि मैरीटाइम जो भी वर्ल्ड में इशू चल रहे हैं उसको साथ मिलके कर रहे हैं। तो 65% वर्ल्ड की जीडीपी इनके पास है, ठीक है। 80% ट्रेड इनके पास है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी आता है। हमने एक दिन देखा था 2-3 दिन पहले, G7 ग्रुप, G7 के सारे मेंबर G20 के भी मेंबर हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सा देश G20 का मेंबर है, ठीक है। G20 की मीटिंग अभी इंडिया में भी हुई थी, आई थिंक 2024 में ही हुई थी, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम करके उसका नारा था, पूरे भारत में उसका मतलब प्रमोशन किया गया था। तो 80% का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कह लो, ग्लोबल ट्रेड कह लो, 2/3 की पॉपुलेशन है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री इसमें आती है, ठीक है। याद होनी चाहिए सारी। आज मैंने 5 की जगह आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो आई होप ज्यादा क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो देखते हैं आज कौन कौन 10 आंसर करता है, उससे पता लग जाए कौन कितना सिंसियर है। क्वेश्चन नंबर 1, और ये सारे क्वेश्चन इसमें से ही हैं, जिसने पूरा पढ़ा होगा, सुना होगा, वो 50% आराम से कर लेगा एक ही बार में। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में, ठीक है। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। ये दोनों टफ पढ़ते हैं, थोड़े से फैक्चुअल हैं। विच इज द हाईएस्ट ऑनर एट द नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत सिंपल है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नंबर 4,
व्हाट इज द मेन थ्रेट टू अरावली रेंज एज मेंशन्ड इन द रिपोर्ट? जो रिपोर्ट अपने ऊपर पड़ी, मेन थ्रेट क्या है? विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो SSLV D3? उस सैटेलाइट का नाम आपको बताना है जिसके लास्ट में 08 था। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? कृषि डीएस का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पूछा है मैंने, बहुत ध्यान से आर्टिकल को वापस जाना, प्राइमरी पर्पस ढूंढना, ठीक है। इनके ऑप्शन भी मैं दे सकता था, लेकिन ऑप्शन देने से क्या होता है कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। चीजों को रिकॉल करने से क्या होता है कि दिमाग पे जोर आता है। जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप आराम से कर ही लोगे। एक स्टेप एडवांस में तैयार कर रहा हूं आपको। गैस्ट्रोडिया इंडिका एक यूनिक ऑर्चिड स्पीसीज है। ये रिसेंटली किस रीजन में पाई गई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट? ये थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैंने डाला है। Which organization handles the manufacturing of and commercial launch of SSLV according to the ISRO strategy? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करेगी इस चीज को, SSLV वाले एरिया को? Which article of the Indian Constitution was amended to enable the government to provide reservation in promotions? कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया? ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, गूगल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा। आंसर भले ही 5 आपको आते हो, लेकिन 5 आते तो 5 भी कमेंट करना, बट कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।